तो इधर पे ध्यान देना, छोटा सा चैप्टर है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें थोड़े बहुत डेरिवेशन है छोटे छोटे से, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपने पहले क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो कई सारे वो कंसेप्ट दोबारा यहाँ पर रिपीट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेविटेशन। स्मॉल जो शॉर्ट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते चलना। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है जो कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगता है जिनके पास मासेस है, ठीक है। एनी टू बॉडीज विच हैव मासेस हैज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। या फिर प्रॉपर बुक की डेफिनेशन, ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स दैट हैव मासेस। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स यहां पर देख रहे हो जिसमें मास है, उसमें और आपके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप भी एक मास हो, या हर ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट हमें वो पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत कम होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मास जो है अगर हम जिसके कांटेक्ट में, वो कौन सा, अर्थ है। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करते तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो हमें दिख जाता है, बट उसकी भी वैल्यू काफी कम होती है, ठीक है। ओके, तो सबने नोट कर लिया ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स दैट हैव मासेस। कोई भी दो बॉडीज जिसके बीच में मासेस है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, इट एक्ट्स एट ऑल डिस्टेंसेस वेदर स्मॉल और लार्ज। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर हूं और दुबई में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, तो मेरे और उसके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना नेग्लिजिबल है कि उसको उसका इफेक्ट यहां पर नहीं दिख रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पहले पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों बॉडीज के मास के ऊपर और दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है आगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एलिप्स। तो ये एलिप्स, इस चीज को पहले हम समझेंगे कि एलिप्स क्या होता है, क्योंकि आगे जो इसके लॉज हम पढ़ने वाले, कैप्लर्स लॉ जो पढ़ने वाले हैं, उसके लिए एलिप्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैथ्स वाले बच्चे फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, मैथ्स के एक चैप्टर में आता है, फोनिक्स सेक्शन के अंदर आता है, अभी नहीं आया, आने वाला है, ठीक है। बट बायो वाले बच्चे नहीं पढ़ते, तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल दे देता हूं आपको। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स कुछ इस टाइप का शेप होता है। जैसे सेंटर क्या होता है, सेंटर, सर्कल क्या होता है, सर्कल ऐसा शेप होता है जिसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है। एलिप्स इस टाइप का शेप होता है जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोकस, F1 और F2 से डिनोट करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये वो सारे पॉइंट का सेट होता है जो फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन एलिप्स की डेफिनेशन होती है, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। मैं क्या बोला उसको रिपीट करता हूं, हो सकता है प्रोसेस नहीं कर पाओगे। ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं ए, तो पॉइंट ए का F1 से डिस्टेंस और पॉइंट ए का F2 से डिस्टेंस, मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2 है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 है, या उल्टा लेना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस 3 है, ये वाला डिस्टेंस 2 है। तो F1A प्लस F2A, ये सम कितना आएगा, ये सम कितना आएगा, F1A प्लस F2A, ये सम कितना आ जाएगा, 2 + 3 मतलब कितना आ जाएगा, 5। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट B है, ये वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 है, ये वाला डिस्टेंस मान लो 1 है और ये वाला डिस्टेंस मान लो 4 है। तो यहां पर F1B प्लस F2B, ये कितना आ जाएगा, तो 4 + 1, ये भी कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, उन सारे पॉइंट का इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एलिप्स की डेफिनेशन है। क्या ये समझ में आ गया? अब एलिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्लर ने जो प्लैनेटरी मोशन के बारे में जो लॉज दिए थे, उसमें सबसे पहला लॉ उसने यही बताया था कि जो भी प्लैनेट्स है
जो भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड कौन से पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। और सन कहां पर है, सन उसके वन ऑफ द फोकस पे है। क्या ये क्लियर हो गया? इसके अलावा इलिप्स की इक्वेशन हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल में यूज हो जाए, तो आपको थोड़ा बहुत वो पता होना चाहिए। तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अब इक्वेशन का क्या मतलब है, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एकदम सिंपल वाले सर्कल की इक्वेशन बता रहा हूं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हर एक शेप का कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसी को हम उसकी इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो इलिप्स की 2D वाली इक्वेशन ये है। अब यहां पर x और y क्या है, x और y वेरिएबल पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये x और y है। a और b क्या है, इस चीज को भी थोड़ा सुन लेना। अगर मान लो मैं फोकस से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये जो लाइन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मेजर एक्सिस। ये वाले पार्ट को हम इसका क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम a बोलते हैं। जो उसका सेंटर होगा ना, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स कहलाएगा। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम a से डिनोट करते हैं, और सेंटर से ये वाले डिस्टेंस को हम b से डिनोट करते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज होना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स में आया तो। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलिप्स के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैप्लर्स लॉ पे। तो हेडिंग डालो कैप्लर्स लॉ, हेडिंग डालो कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स लॉ। तो कैप्लर ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के लिए। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो जो प्लैनेट्स का मोशन होता है उसमें जो वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, या जो उसकी ऑर्बिट होगी वो कैसी होगी। तो उसकी स्टेटमेंट है ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो उसका जो ऑर्बिट होगा उसका पाथ होगा इलिप्टिकल होगा, हैविंग सन एट द वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। तो सन कहां पर होगा, उसके एक फोकस पे होगा। जो भी हमने इलिप्स देखा वही चीज। सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन उसके एक फोकस पे होगा, और सन उसके एक फोकस पे होगा। ठीक है, अगर मैं इस चीज को थोड़ा पिछले टॉपिक से कनेक्ट करूं, एक एग्जांपल बताया था मैंने पिछले टॉपिक में, अगर तुम लोगों को याद है कि नहीं बताना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या बोलता था कि जो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट। याद आया ये? एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते थे, P इंटू आर से। P क्या होता था, M इंटू V इंटू आर। और उसके अलग अलग केस स्टडी हमने देखा था, याद है कि नहीं? अगर मान लो ऑब्जेक्ट का अगर रेडियस कम कर देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रिवॉल्विंग चेयर में कोई बैठा है, डिस्टेंस अगर हाथ फैला के बैठा है तो उसकी स्पीड कम होगी, पास में लाया तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बोला था ना, एक वीडियो देखना इससे रिलेटेड वाला, जब अर्थ सन के अबाउट जब रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल पाथ में, तब इस जगह पे अगर मान लो अर्थ इस जगह पे है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो अर्थ की स्पीड उस समय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। लेकिन जब वो यहां पर आएगा तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये ऐसे जाता है, देखो धीरे 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 जा रहा है, जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये इलिप्टिकल पाथ में कैसा उसका ट्रेजेक्टरी होता है हम वो डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ सबको क्लियर, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड लॉ पे आते हैं, तो लिखो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। मैं इसको समझाता हूं लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या है, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी अभी फॉर एग्जांपल अर्थ की करंट सिचुएशन ये है, करंट पोजीशन यहां पर है। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं जो अर्थ को और सन को ज्वाइन कर रही है।
मान लो 10 दिन के बाद मैंने देखा अर्थ की पोजीशन कहां पर है, तो अर्थ इस पोजीशन पे आ गया। तो जब इस इमेजिनरी लाइन से मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो ये ओवरऑल आपको क्या मिला, जो अर्थ का रोटेशन हुआ अराउंड द सन, उसने एक एरिया स्वीप किया, ये वाला एरिया स्वीप कर रहा है, ये एरिया बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक एरिया उसने क्रिएट किया। क्लियर हुआ ये चीज? उसी तरीके से नेक्स्ट 10 दिन के बाद देखूंगा तो हो सकता है अर्थ की पोजीशन यहां पर आ गई, तो अब उसका एरिया स्वेप्ट ये वाला हो गया। यहां पर देखूंगा तो यहां पर उसका एरिया स्वेप्ट हो सकता है ये वाला हो गया, यहां से यहां तक आ गया, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आ गया, तो एरिया स्वेप्ट इसका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। समझ में आया ये चीज? तो जो केपलर का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि जो ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का, मतलब कि जो एरिया स्वेप्ट बाय द अर्थ है वो क्या हुआ, इक्वल टाइम में इक्वल होगा, मतलब इक्वल टाइम ड्यूरेशन में वो इक्वल एरिया से स्वीप करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और वो क्यों पॉसिबल होता है, वो इसलिए भी पॉसिबल होता है क्योंकि देखो जब इसका लीनियर मोशन देखा जाए ना, यहां पर कम होता है, कम होता है इसलिए देखो ये लेंथ भले ही ज्यादा है लेकिन जो एरिया होगा यहां पर उतना ही होगा जितना एरिया यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर उसका मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। वो जो लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही थी, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर अप करेगी। दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसकी एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड लॉ समझ में आया जो लिखा? क्लियर? त्रिषा समझ में आया सेकेंड लॉ क्या है? ओके मतलब कितना एरिया कवर अप कर रहा है उतने टाइम में, उस वेलोसिटी को उसकी एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। ये हटा दो, हो गया तो सबका सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ है इसका लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, इसको पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। एक बार पढ़ो तो सारे बच्चे उसको पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है क्या? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of its mean distance। इसका मतलब है जैसे ये अर्थ है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या है इसके अबाउट रिवॉल्व करने का, कितना है टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये रिवॉल्व करता है एक बार, 360 365। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहां पर क्या हो गया, 365 हो गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, मतलब टी का जो स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बोला उसने, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो सन और प्लैनेट के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है, यहां ज्यादा यहां कम है, हो सकता है यहां पर 5 होगा यहां पर 2 होगा, जो भी यूनिट में। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मीन डिस्टेंस क्या होगा, मीन डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका मीन डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो ये बोलना चाह रहे जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो मीन डिस्टेंस के क्यूब के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक्सप्रेशन लिख लो, टी स्क्वायर is proportional to r cube। t square is proportional to r cube। लिख लिया सबने? अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू आर क्यूब। हो गया सभी का? अब इसमें फर्स्ट और सेकंड तो नहीं, लेकिन थर्ड लॉ का डेरिवेशन कभी कभी आता है, तो उसको एक बार हम डिराइव करेंगे थोड़ी देर बाद। उसके पहले हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां तक की चीजें हो गई, नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने क्लास 9th में ये चीज पढ़ी है, ठीक है? अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
लेकिन स्टार्टिंग में हमने ग्रेविटेशन के बारे में जरूर पढ़ा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी दो बॉडीज जिनके बीच में मास है उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के मासेस के ऊपर। जैसे मान लो एक पहली बॉडी हो गई जिसका मास हो गया m1, दूसरी बॉडी हो गई जिसका मास क्या हो गया m2। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों बॉडी के मास के क्या होता है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। पहला चीज ये हो गया। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल या उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये f और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। याद आया ये चीज? ठीक है। तो ये दोनों का जो फोर्स होगा, दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो f किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, g। तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आई ये चीज? ठीक है। ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट हो गया। अब उसको लिखेंगे कैसे? तो यहां पर देखो लिखा हुआ है सामने स्टेटमेंट इसका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स is directly proportional to the product of masses of the particles and inversely proportional to the square of distance between them, acts along the line joining the particles। ये कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होता है ये भी बता रहा है, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में। तो ये चीजें और ये पार्ट समझ में आ गया? बता दो जल्दी, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको शॉर्ट में। Force of attraction between any two material particles is directly proportional to the product of masses of the particle and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब नेक्स्ट आते हैं हम इस चीज पे। ये जो आपको जी दिखा, ये जो हमने जी ऐड किया यहां पर, ये जी क्या है, जी है कांस्टेंट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रहा है इसलिए हमको क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर लिखो हियर, हियर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हाइट चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, ये जी पूरी दुनिया में हर जगह पे, हर प्लैनेट पे सेम होता है। ठीक है, तो इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। और जी की जो वैल्यू है ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी कुछ यूनिट भी होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी वो निकालने के लिए आप जी की वैल्यू यहां से देख लो। जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो जी इज इक्वल टू कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आर स्क्वायर इधर गया, ये दोनों इधर गया, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ऐसा हो जाएगा। तो एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स। एफ का मतलब यहां पर हो गया फोर्स। तो फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और इधर पे आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन अपॉन केजी इंटू केजी मतलब क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? ये जी की एसआई यूनिट हो गई। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, निकाल के बताओ, जी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन कैसे निकालते हैं, याद है? Sir, m minus 1 L to the power 3 and T to the power 2.
ओके ओके, तो यहां पर पहले तो फोर्स आ गया, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है ml(t-2), ये फोर्स का डायमेंशन हो गया F का। यहां पर R मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब क्या आ जाएगा यहां पर L2 आ जाएगा, अपॉन में m1 m2 मतलब दो मास है, तो यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -1, ये क्या हो जाएगा L3, और ये हो जाएगा t की पावर -2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये चीजें नोट डाउन कर लो, ये डायमेंशन है, SI यूनिट यहां पर हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, ये सारी चीजें काम आएंगी। हटा दो, यहां तक हो गया। चलो अब हम इसके बाद जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था उसका डेरिवेशन करते, कैप्लर्स के थर्ड लॉ का। तो क्या था थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर? क्या था? T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। ठीक है, उसका डेरिवेशन करते, तो लिखो सबसे पहले कंसीडर ए प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m। तो एक प्लैनेट हो गया, उसका मास हमने स्मॉल m ले लिया, एंड मास ऑफ सन, एंड मास ऑफ सन इसको ले लो कैपिटल MS, इसको ले लो कैपिटल MS। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर सन हो गया, ये हो गया प्लैनेट, और प्लैनेट का ये ट्रेजेक्टरी या उसका ऑर्बिट हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F की वैल्यू क्या होगी? लिखो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन ऑन प्लैनेट will be F is equal to, अभी हमने किया था डेरिवेशन, इसका क्या था? G, हाँ M1 की जगह पे MS ले लेते हैं, M2 की जगह पे स्मॉल m ले लेते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा ये R²। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये क्लियर हो गया? ये फोर्स आ गया। अब जो प्लैनेट है जब वो इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर एक और फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रिपेटल फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स ऑन द प्लैनेट विल बी, सेंट्रिपेटल फोर्स ऑन प्लैनेट विल बी F इज इक्वल्स टू, क्या होता है सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला? mv²/r। इक्वेशन नंबर 2, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दो, तो ये जाएगा GMS इंटू M अपॉन R², दैट इज इक्वल टू mv²/r। यहां तक हो गया सबका? कंफर्म कर लो। ठीक है, अब क्या क्या कटेगा काटो, सिंप्लीफाई करो। एक R यहां से कटा, एक R यहां से कट गया, ये छोटा वाला M दोनों तरफ से कट गया, मास ऑफ प्लैनेट कट गया, क्या बच गया यहां पर? G इंटू MS अपॉन R, दैट इज इक्वल टू V²। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर V का मतलब क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक सर्कल कवर अप करने में? 2πr। तो यहां पर वेलोसिटी v जो होगा उसके लिए टोटल डिस्टेंस एक बार पाथ कवर अप करने के लिए 2πr, और जो टाइम लगा, टाइम पीरियड लगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? t से। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन t। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो v की इस वैल्यू को हम पुट कर देते इस जगह पे, पुट कर दो G इंटू MS अपॉन R
इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी, और इधर पे आ गया होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी का? सिंप्लीफाई करो, इसके बाद टर्म्स देखो क्या क्या आएंगी। यह आ जाएगा g इंटू एम एस अपॉन आर, इधर पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। टी स्क्वायर को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस आर स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा टी स्क्वायर जी एम एस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा आर क्यूब। जी इंटू एम एस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डाल दो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम एस, और इधर पे आ जाएगा आर क्यूब। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब एक एक करके देखो यहां पर चीजें। 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। जी क्या है यहां पर बताओ त्रिशा, क्या है जी? जी क्या है? हाँ, जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। एमएस का मतलब क्या है? मास ऑफ सन, वो भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। मतलब कि मान लो अगर मैं इसको k से रिप्लेस कर देता हूं, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 पाई स्क्वायर अपॉन g इंटू एम एस आ गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? k इंटू आर क्यूब। समझ में आ रहा है ये चीज? इस पूरे को मैंने k से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया आपको? आर क्यूब। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब कि वो जो टाइम पीरियड है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ k की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है ऑब्वियसली, सन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो, बट उसको हम बाद में देखेंगे, इसको उतना कैलकुलेशन पे नहीं जाते। चलो नेक्स्ट लिखो ग्रेविटी। नेक्स्ट लिखो ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? हमने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन से, अब वर्ड आ गया ग्रेविटी, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो ग्रेविटेशन है वो कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगेगा, लेकिन ग्रेविटी जो है उसमें स्पेसिफिकली एक बॉडी क्या होगी? अर्थ होगी। मतलब अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर? तो लिख लो ग्रेविटी। ग्रेविटी में लिखना, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, it is a special case of gravitation by which earth attracts all other objects towards itself लिख लिया? तो अब देखो ग्रेविटी से ना, अब हम सबसे पहले डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है? किससे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को? स्मॉल जी से। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कैसे डिराइव होगा समझना। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ का जो मास है वो है ms, कैपिटल M, और E दे दो, ME दे दो, S सन के लिए यूज करेंगे, ME मास ऑफ अर्थ। ठीक है? मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है क्या होती है? नहीं पता है क्या? नोट करो, ये भी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg अप्रोक्सीमेटली। 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी अज्यूम कर लो, इसको डिनोट कर देते हैं आर सब्सक्रिप्ट ई से। रेडियस ऑफ अर्थ आर सब्सक्रिप्ट ई से, ये भी फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 6.3 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.37 के आसपास होता है।
6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। कई बार इसको 6400 किलोमीटर भी लेते हैं, ठीक है। और जी की वैल्यू तो हमें पता ही है, जी की वैल्यू पिछले मैंने लिखवाया था, क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, मान लेते हैं अगर यहां पर कोई, ये हो गया अर्थ हो गया हमारा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, यहां पर अर्थ का सेंटर हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, आर ई के बराबर होगा। अर्थ का मास हमने कितना ले रखा है यहाँ पर, ms ले रखा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो जी m1 m2, यही पढ़ा ना अभी हमने, जी m1 m2, ये एस लिख दिया मैंने, ई लिखना है, जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा r², मतलब ये क्या हो जाएगा आर ई का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। लगेगा ना, वो भी लगेगा, अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, m इंटू ए के इक्वल होगा। और यहां पर ए कौन सा ए है, कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ई अपॉन क्या आ जाएगा, ये आर ई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दोनों से यहां पर m और m की वैल्यू कट जाएगी, तो g की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैपिटल G एम ई अपॉन क्या मिल जाएगा यहां पर आर ई का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। अब देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है अर्थ के सरफेस के लिए। कैपिटल जी की वैल्यू भी आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पुट करो सारी वैल्यू और जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी। ऋषा क्या हुआ, कैलकुलेटर निकालो और ट्राई करो, बताओ कितना आएगा, उसको देख लो एक बार। ये तीनों वैल्यूज आपके पास है, ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों को यहां पर पुट करो और बताओ कि क्या आएगा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाइन पॉइंट एट आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे तो जी की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 9.8 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम इसको कई बार अलग अलग चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं। समझ में आया ये कैसे निकला, ठीक है। कई बार हम इसको 10 ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जी की वैल्यू ये जो हमने निकाली है वो कहां पर निकाली है, अर्थ के सरफेस पे निकाली है। लेकिन ये जी की, ये छोटा जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू चेंज होगी हर जगह पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर लेता हूं, एम की वैल्यू यहां पर लेता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस तो चेंज हो गया, ये वाला डिस्टेंस चेंज हो गया, तो जी की वैल्यू, छोटे वाले जी की वैल्यू बदल जाएगी। मान लो अर्थ का जितना रेडियस है उतने ही हाइट पे मैं ऑब्जेक्ट को लेके चला गया, तो अब बताओ स्मॉल जी की वैल्यू क्या आएगी। मैं जो बोला क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ये अर्थ का रेडियस है, मैं उतनी ही हाइट पे और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके चला गया, तो अब बताओ ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी। सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या होगा, अंदाजा लगाओ, तुक्का लगाओ, या नहीं लगा रहे हो तो कुछ देखो यहां पर क्या होगा। वही रहेगा, और कोई।
तो देखो छोटा वाला जी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर, एम ई के ऊपर और आर ई स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर क्यों आया था पता है, इसके पीछे का कारण क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ क्यों आया था, क्योंकि ये फोर्स जब हमने लगाया था, जब हमने यहाँ पर कंसीडर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 अपॉन आर ई स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर था, तो ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना था, आर ई था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके चले जाओगे तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 2re हो जाएगा कि नहीं, ये होगा ना 2re, डिस्टेंस डबल हो गया। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2re आएगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, 2re आएगा। तो g की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, gme अपॉन 2re का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होगा तो gme अपॉन 4re हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। और ये वाली वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी, ये 9.8। तो ये 9.8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, मतलब वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। आया क्या समझ में सभी को ये क्यों हुआ, पक्का क्लियर। अब ये बताओ कि अगर मान लो मैं अगर मान लो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर ले आऊं, अर्थ के अंदर ले आऊं, अर्थ के अंदर ले आऊं, कितना अंदर ले आऊं, जितना रेडियस है उसका आधा अंदर ले आऊं, उसका आधा अगर मैं उसको अंदर ले आऊंगा, तो अब यहां पर जो ये आर ई है उसकी जगह पे क्या आएगा बताओ, आर ई का हाफ हो जाएगा, आर ई बाय 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। पक्का सभी का यही आंसर है, श्योर। इसका जवाब है नहीं, अभी भी कम हो जाएगा। अब समझो ये जो बोल रहा है ना क्यों पास जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सरफेस से ऊपर जाएगा तो कम होगा, बीच में आएगा तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ सरफेस पे होगा, ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, छोटे वाले जी की, नीचे जाओगे तो भी छोटे वाले जी की वैल्यू कम होगी। अब तुम लोग बताओ क्या कारण है, ऊपर वाला तो समझ गए, नीचे आने पर भी स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, क्यों होगी थोड़ा सोचो। रेडियस कम हो रहा है तो उससे तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि रेडियस अगर कम हो रहा है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए ऐसा लग रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं नहीं बढ़ेगी, कम होगी। उसका कारण समझना क्या है कारण, जब आप ऑब्जेक्ट को मास को यहां पर ले आओगे तो उसके लिए इफेक्टिव मास या इफेक्टिव सर्कल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो उससे उसके सेंटर ऑफ मास से जो जो कनेक्टेड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये उसके लिए इफेक्टिव अर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, जब वो अर्थ के अंदर जाएगा तो उसका मास जो है, एमई की जो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी तो फिर से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में जी की वैल्यू रिड्यूस होगी, चाहे आप अर्थ के अंदर की तरफ जाओ या अर्थ से ऊपर की तरफ जाओ। क्लियर हो गया ये चीज। एक काम करते हैं, हम इस पे पूरा कैलकुलेशन करते, डेरिवेशन करते, उसको समझते। चलो लिखो, हाँ ठीक है, लिखो वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी बिकॉज ऑफ फर्स्ट लिखना, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। और सेकंड लिखना इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो ये दोनों ही केसेस में जो जी में वेरिएशन होगा, हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड के लिए देखते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी, ऑन जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक डायग्राम बना लो, मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, यहां पर ये मास को हम इस जगह पे ले लेते हैं स्मॉल m, ठीक है।
ये अर्थ का रेडियस ले लेते हैं आर ई, और सपोज ये अर्थ के रेडियस से और किसी हाइट एच पे है, और किसी हाइट एच पे है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और अर्थ के मास को हम डिनोट करते हैं, मान लो एम ई से डिनोट करते हैं, अर्थ के मास को एम ई से डिनोट करते हैं। यहां तक हो गया सभी का? ठीक है। एक और सिचुएशन लेते हैं जब वो अर्थ के सरफेस पे होगा, तो भी अर्थ के सरफेस पे होगा तभी तो हम दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है। तो लिखना व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is on the surface of earth, then the value of g will be, value of small g will be, तो स्मॉल g की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी देखो, जब अर्थ के सरफेस पे होगा तो g इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये निकाला था हमने। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है। फिर लिखो वैल्यू ऑफ g when object is h meter above the surface of earth, above the surface of earth। तो अब g की वैल्यू जो होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसको हम g डैश से डिनोट करेंगे। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें हो जाएगा ये जी एम ई एज इट इज आएगा, लेकिन यहां पर आर ई की जगह पे क्या आएगा बताओ जल्दी। आर ई की जगह, आर ई का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में था उसकी जगह पे क्या जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसको अब हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब हमें अगर दोनों में कंपैरिजन करना है कि किसमें g ज्यादा था किसमें g कम है, तो g और g डैश मतलब दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, g अपॉन g डैश, राइट साइड में क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन? अब क्या होगा इसके बाद देखो, g इंटू एम ई वाली टर्म दोनों से कट जाएगी, g अपॉन जी डैश, यहां पर क्या मिल जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया बताओ जल्दी से मुझे? ऐसा ही होगा। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग करता हूं तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, जिसमें ये दोनों टर्म कट जाएगा, और अब आपको मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हो गई, g अपॉन जी डैश की वैल्यू आ गई। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब अगर मैं g डैश की वैल्यू निकालता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो g डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एक बार यहां तक का एक्सप्रेशन देखो, क्या सब समझ में आ गया सभी को जो हम कर रहे हैं? कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन बस किया है और कुछ भी नहीं किया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, जी डैश निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है, जी के टर्म्स में निकालना है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये चीज है, क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझना।
इस एक्सप्रेशन को देखो, सबने नोट कर लिया ना यहां तक? थोड़ा आप सामने देखो और मुझे जो जो पूछ रहा हूं बताते जाओ। ये बताओ, ये एच जो लिखा है आपको दिख रहा है एच, ये एच क्या है पता है ना? अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। आर ई जो दिख रहा है वो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब एक चीज तो साफ है कि एच अपॉन आर ई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है? 1 प्लस एच ई लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ये चीज? 1 प्लस एच ई, तो इसका मतलब 1 प्लस एच ई, एच बाय आर ई जो है 1 प्लस एच बाय आर ई, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी आएगी। ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी, तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 से बड़ा आएगा। आएगा कि नहीं? समझ रहे हो ये चीज? ठीक है। तो उसका स्क्वायर करने पे भी नंबर क्या मिलेगा मुझे? 1 से बड़ा मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 5 अपॉन 0.2 और एक नंबर है 5 अपॉन 2, है ना? अगर मैं 5 को 0.2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा नंबर? बताओ थोड़ा, क्या मिलेगा? 0.2 मतलब कितना होता है? 1/5 हो जाता है। 1/5 और रेसिप्रोकल होके जाएगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 25। और ये इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 2.5। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब मैंने 1 से छोटे नंबर से डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। 1 से बड़े नंबर से डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अभी हम जी को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है। मतलब जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी? कम आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी से कम आ जाएगी। अब इसको लिखना कैसे? इसको लिखने का तरीका समझना। अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही समझाया तुम लोगों को। अब आप लिखोगे इसको एज एच इंक्रीजेस, एज एच इंक्रीजेस, एच मतलब हाइट इंक्रीजेस, ठीक है? एज एच इंक्रीजेस 1 प्लस एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर इंक्रीजेस, मतलब पूरा डिनोमिनेटर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। 1 अपॉन एच, 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ गए क्यों इंक्रीज होगा? 1 से बड़ा नंबर है, स्क्वायर करेंगे बड़ा ही आएगा। ठीक है। एंड जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, दिस नंबर विल बी डिक्रीजेस, तो ये नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यू डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए जी डैश की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जी डैश डिक्रीजेस। ये मैंने सिंबॉलिकली लिखा है, आपको उसको वर्ड्स में लिखना चाहिए, एग्जाम में लिख रहे हो तो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड। ठीक है, समझ गए ना ये चीज? तो ये प्रूफ करता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट्स इट। ठीक है। अब इसमें भी कई स्पेशल केस आते हैं, जैसे एक मैंने तुम लोगों से डिस्कस किया था, ये एमसीक्यू आ सकता है। अगर मान लो कि हाइट जो है वो इतनी बढ़ गई, दैट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ तक हम ले गए, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? निकालो तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स लेके गए तो मतलब वो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या था? सेकेंड केस है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक्चुअल जो अर्थ है ये उसका सरफेस हो गया, और हम किसी ऑब्जेक्ट को जो अंदर लेके गए हैं, एक सर्टेन डेप्थ पे लेके गए, वो ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके गए, ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके गए। ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया। अर्थ के रेडियस को डिनोट कर देते आर ई। ये सब लिख लिया करना, ये जब भी इस टाइप के डेरिवेशन ये आते हैं ना प्रूफ, तो आप मन से लिख लिया करना। लेट अस कंसीडर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इनसाइड द अर्थ फॉर ए डेप्थ ऑफ एच। मान लेते हैं एच डेप्थ पे हम इसको नीचे लेके गए हैं, और ऑब्जेक्ट अब आ चुका है यहां पर, ऑब्जेक्ट आ चुका है यहां पर, तो उसका मास जो है स्मॉल एम है। अर्थ के मास को कैपिटल एम ई से डिनोट कर देते, अर्थ के मास को कैपिटल एम ई से डिनोट कर देते। क्लियर हो गया यहां तक सभी को?
ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फॉर्मूला जो है, अगर अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है अगर ऑब्जेक्ट, तो जी का फॉर्मूला क्या था नॉर्मल कंडीशन में, जो 9.8 आता है उस कंडीशन में क्या था, जी एम ई अपॉन क्या था, आर ई स्क्वायर। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1, लिख लेना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी दिस। क्लियर, यहां तक हो गया? ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आ गया तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश से डिनोट करो। अब बताओ वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में जी का जी रहेगा, लेकिन अब जो मास है, इफेक्टिव मास है, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब वो यहां पर है, तो इस स्फीयर के हिसाब से उसका मास कैलकुलेट होगा। अब ये जो नया वाला मास है अर्थ का, उसको मैं डिनोट कर देता हूं एम डैश से, तो यहां पर जो एम ई है अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा। समझ में आएगा ये चीज, और एम डैश आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, अब ये बताओ क्या एम डैश और एम ई में कोई रिलेशन बन सकता है क्या? मैं दोनों की वैल्यू एक दूसरे के टर्म्स में निकाल सकता हूं क्या? देखो एक बार। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे, समझना इधर पे। यहां पर एम ई जो है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास कैसे निकलता है? मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पढ़ा है ना तुम लोगों ने? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पर आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अर्थ का शेप क्या है? स्फीयर है ना, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर क्या जाएगा? 4/3 पाई, और आर रेडियस क्या लेंगे यहां पर? आर ई, और इसका होल क्या आ जाएगा? क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया? डेंसिटी को फिलहाल के लिए मैं डी ही रहने दे रहा हूं। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब रिड्यूस्ड मास ऑफ अर्थ अगर देखते, जब अंदर आ गया तो इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ रिड्यूस हो गया, तो एम डैश की वैल्यू इसी फॉर्मूले से बताओ क्या हो जाएगी? एम डैश की वैल्यू इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगी? 4/3 पाई, अब रेडियस उसका क्या होगा बताओ? ये रेडियस कितना हो जाएगा? आर ई माइनस एच। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आर ई माइनस एच, इस पूरे का क्या आ जाएगा? क्यूब, इनटू ये डेंसिटी का हो गया डी। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, अब अगर मुझे दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए कि कितने टाइम्स हो गया, क्या हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिवाइड कर देते। दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखो क्या आ जाएगा? एम ई अपॉन एम डैश, राइट साइड में 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डी, और यहां पर भी सेम चीज आएगी, 4/3 पाई, ये हो जाएगा आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू डी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये पूरी टर्म कट जाएगी, ये पूरी टर्म कट जाएगी, तो यहां पर एम ई अपॉन एम डैश कितना मिल जाएगा? ये आर ई अपॉन आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ऐसा ही होगा, एक बार चेक कर लो। यहां तक आ गया सबका? अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए एम डैश की, ताकि हम इसको यहां पर पुट कर सके। तो एम डैश की वैल्यू निकालो, इसमें क्या आएगी? एम डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला टर्म भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा एम ई इंटू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई का होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर पे क्या आ जाएगा? एम डैश। बताओ समझ में आ गया ये चीज? अब ये जो आपके एम डैश की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो इस जगह पे, इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो इस जगह पे। अब बताओ क्या हो जाएगा जी डैश का वैल्यू? पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते, उसमें पुट करते। अब जी डैश का वैल्यू क्या आएगा देखो, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, यहां पर आ जाएगा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इनटू
इनटू यहां पर क्या आ जाएगा आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब इनटू एम ई, ऐसा ही आएगा। चेक कर लो एक बार। मैंने ये जो पूरी वैल्यू निकाली एम डैश की उसको पुट कर दिया एज इट इज। और क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है देखते चलो। इसमें क्या क्या टर्म सिंप्लीफाई हो रही है? ये वाला टर्म कट रहा है, ये वाला टर्म कट रहा है। किसके साथ कट रहा है? इसके साथ कट रहा है। अब क्या बच जा रहा है? जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई अपॉन आर ई इंटू आर ई, इसको स्क्वायर कर देता हूं, आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है अभी ओके। ऐसा क्यों किया समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये वाली वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू फिक्स है। इक्वेशन नंबर 1 में देखो इसकी वैल्यू कितनी है, छोटा जी। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया? इसकी जगह पे आ गया जी। समझ गए ना इसकी जगह पे जी क्यों आया? देखो इसकी जगह पे जी आ गया और इधर पे क्या आ गया? आर ई माइनस एच अपॉन में क्या आ गया? आर ई। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। यहां तक डन। अब जी डैश इज इक्वल्स टू जी अंडर ब्रैकेट, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। आर ई अपॉन आर ई अलग किया, माइनस एच अपॉन आर ई अलग कर दिया। क्या ये समझ में आ गया? तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। देखो यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। तो यहां से हमें मिला कि जी डैश जो होगा जी इंटू ये होगा, जो भी नंबर इधर पे आ रहा है, 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, क्या ये बताओ मुझे एच अपॉन आर ई जो है वो पॉजिटिव होगा? है ना, पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं, कैसे नेगेटिव है? एच अपॉन आर ई, ये रेशियो की बात कर रहा हूं। बाहर में भले माइनस लगा हुआ है लेकिन एच तो हाइट है ना, और आर नहीं नहीं, टोटल ये हाइट भले नीचे जा रही है, उसको तो इसीलिए हमने कंसिडरेशन करके आर ई माइनस एच लिया ना। उसको तो ऑलरेडी हमने वो नीचे जा रहा है तो माइनस एच कर लिया है उसके लिए। ठीक है, तो फिर से माइनस लेगा तो गलत हो जाएगा ना वो चीज तो। ठीक है, यहां तक समझ में आया ये चीज। अब देखो सीधा सा मतलब है, अगर मान लो किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते, जैसे कि मान लो 5 को मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा मुझे बताओ? 4.5 मिलेगा। मतलब वो नंबर से वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर ये जो नंबर आपको मिलेगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये नंबर क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा तो ये जब मैं उसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या आ जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? इसको मैं दूसरे टर्म्स में देखो कैसे लिखूंगा। जैसे 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 एच की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, एच मतलब डेप्थ, एच यहां पर डेप्थ है, हाइट नहीं है। डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या मिलेगा आपको? जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी। और इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी मतलब जी डैश की वैल्यू भी क्या होगी? रिड्यूस होगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगी तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसको कंप्लीट कर लेना और लास्ट में वो स्टेटमेंट कंक्लूजन लिख लेना। As the depth increases, acceleration due to gravity decreases. एक बार देखो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो, रिविजिट करो, मैं थोड़ा सा पूछता हूँ फिर। कैप्लर्स थर्ड लॉ,
चलो एक क्वेश्चन देता हूं लास्ट, चलिए रिवाइज सबने। हाँ तो क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताओ, आज क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। सबसे पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है, कंसेप्ट क्लियर, क्या है ग्रेविटेशन, लक्ष्य। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, दृष्टि। तो दोनों तो सेम हो गया। अच्छा अर्थ होता है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ होता है, अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसी को ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है। और क्या किया था, कैप्लर्स के तीनों लॉज हमने डिस्कस किए थे। थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसका डेरिवेशन भी हमने किया था। क्या था थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सॉल्व करना। क्वेश्चन है, a Saturn year is 29.5 times Saturn, SATURN, a Saturn year, Saturn का एक साल कितने का होता है ये बता रहा है। a Saturn year is 29.5 times the Earth year, a Saturn year is 29.5 times the Earth year। देख लिया। how far is the Saturn from the sun, how far is the Saturn from the sun if the earth is 1.5 into 10 raised to power 8 kilometer away from the sun। तो यहां पर सैटर्न ईयर आपको गिवन है, सैटर्न ईयर ये है 29.5 टाइम्स अर्थ ईयर। ठीक है। और ये गिवन है अर्थ इज 1.5 into 10 raised to power 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन, किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। और आपको क्या निकालना है, सैटर्न एंड सन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड सन। क्वेश्चन समझ पा रहे हो। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि आप ना टर्म्स को मत देखो, आप उनके सिंबल्स को ध्यान में रखो, सिंबल्स को। जैसे कि यहाँ जो भी नंबर दिया गया है वो नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। सैटर्न ईयर, अर्थ ईयर, ईयर क्या चीज के लिए है, टाइम, टाइम के लिए है। और ये कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड है, एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है। समझ में आ रहा है। तो अर्थ को मान लो एक साल लगते तो सैटर्न को कितने साल लगते, 29.5। हाँ अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक वे में। तो अर्थ का टाइम पीरियड हम क्या अज्यूम कर लेंगे, क्या है T1। सैटर्न का टाइम पीरियड हम क्या अज्यूम कर लेंगे, T2। तो आपको ये सिंबॉलिक तरीका समझ में आना चाहिए, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1, 29.5 इंटू T1, 29.5 इंटू T1। क्या ये समझ में आ गया सभी को। हाँ अब ये जो चीज आपको गिवन है वो क्या है,
वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। उसको हम सिंबॉलिकली किससे डिनोट करते हैं? आर से। अभी तक हमने वही देखा है, आर से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो यहां पर मैं उसको R1 लेता हूं, क्योंकि T1 हमने अर्थ के लिए लिया था, R1 ले लेता हूं उसके डिस्टेंस के लिए। क्लियर हो गया? और ये हो गया 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। और क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? क्या निकालना है? सैटर्न का सन से डिस्टेंस। सैटर्न का सन से डिस्टेंस मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? R2। R2 फाइंड आउट करना है। R2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये इसी टाइप का सिचुएशन है। मान लेते हैं ये अर्थ हो गया, सैटर्न का ऐसा कुछ ऑर्बिट होगा, सैटर्न यहां पर कहीं आ रहा होगा, और आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो अभी आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगी? कौन सा कंसेप्ट है जो इस पे अप्लाई हो सकता है? केपलर का थर्ड लॉ, जो अभी जस्ट हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस के। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर अगर देखा जाए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। वैसे ही T2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। क्या ये समझ में आ गया? तो इनका रेशियो भी सेम प्रोपोर्शन में होगा, इनका रेशियो भी सेम प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इक्वल टू आ जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। इक्वल टू क्यों आया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? के जो है, के सबके लिए क्या रहेगा? सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, वो कट जाएगा, के बाय के कट जाएगा, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो अब यहां पर आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। तो T2 की जगह पे डाल दो 1 पॉइंट, ये आ जाएगा T1 अपॉन 29.5 T1। T2 की वैल्यू डाल दिया, इसका आ गया होल स्क्वायर। R1 की जगह पे क्या गिवन है? 1.5। इसमें ना एक प्रॉब्लम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में तुम लोगों को आने वाला है, कैलकुलेशन। सब ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे 10 टू, स्पेशली CBSE वालों को 10 टू दी पावर 10, 10 टू दी पावर 5, वो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम जाएगी बस। ठीक है? तो चलो इसको थोड़ा सा इधर पे देख लो, अगर कैलकुलेशन देखना है तो कैसे करना है। यहां पर आ जाएगा ये T1 तो कट जाएगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 29.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब। तो R1 की वैल्यू कितनी थी? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8, इसका होल क्यूब, डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब। R2 का क्यूब ऐसे ही आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर चले जाएगी। तो R2 का क्यूब इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 होल क्यूब। चेक करो इधर, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इंटू 29.5 का होल स्क्वायर। एक बार देखो यहां तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है, मैं बिना कैलकुलेटर के कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इसका कैलकुलेशन कर पाओ। अब देखो इसका क्यूब निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि भाई यहां पर क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, तो क्यूब रूट लेंगे तो कटेगा। मुझे सिर्फ क्या करना है? मुझे इस टर्म को क्यूब के फॉर्म में लाना है, इस टर्म को क्यूब के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अंदाजे से बताओ, चलो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। ये 30 के आसपास है। 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 900। 30 का स्क्वायर होता है 900। 900 के पहले, पहले वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 30 से कम था ये। 900 के पहले कंप्लीट क्यूब वाला नंबर कौन सा है? जैसे 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो उससे छोटा नंबर कुछ आएगा। 9 का क्यूब कितना होता है बताओ तो? 9 9 से 729 होता है मेरे ख्याल से। 729 होता है। तो अब थोड़ा अंदाजा लगाओ, इसके बीच में जो नंबर आएगा वो 10 के थोड़ा ज्यादा पास होगा। तो क्या ले सकता हूँ? 9.5 अप्रोक्सीमेटली। 9.5 से भी बड़ा लेना चाहिए मुझे। क्या लेना चाहिए? 9.7 ले लेता हूँ। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9.7 का होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं? समझ गए ना ये? और इधर पे क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 10⁸ होल का क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और इधर पे क्या आ जाएगा? R2 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ R2 की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो इधर सबसे क्यूब हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1.5 इंटू 10⁸ इंटू
9.7। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 15 7 जा कितना होता है 105। 105 का ये आ गया 5, इधर पे आ गया 10, 15 9 जा 135, 135 प्लस 10 कितना हो जाएगा 135, 145, तो 145, 145 फिर एक और 5 आएगा ना 1455, और एक और दो डिजिट 14.55 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ आएगा। एक बार चेक करते हैं, हमने बिना उसके किया है। बुक में आंसर है 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर 9 किलोमीटर। 1.43 बुक का आंसर बता रहा हूं, वो है 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर 9 किलोमीटर, और हमारा आया है 1.45 इंटू 10 रेज टू पावर 9 किलोमीटर। देखो अप्रोक्सीमेटली तो सेम आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, हम रफ कैलकुलेशन में वो कर सकते हैं। और एग्जाम्स में भी ना डेटा ऐसा मिलेगा जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाए, नहीं तो नियर बाय वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं देगा कि 1.43, 1.44, 1.45 ऐसे ऑप्शंस आपको कॉम्पिटिटिव में कहीं पर भी नहीं देगा। ऐसा रेयरली कभी हो गया तो, जैसे मेरे को याद है एक पीएससी के एग्जाम में एक पूछा था, अभी 1 साल पहले की बात है, ठीक है, उसने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में जो 2025-2026 के लिए एजुकेशन के लिए कितना बजट सैंक्शन किया गया है। तो ऑप्शन था 256.99 सीआर, 257 सीआर, 257.1 सीआर, ऐसा। तो यूजुअली वहां पर भी ऐसा एग्जैक्ट डेटा कोई याद नहीं करके जाता, अप्रोक्सीमेटली याद रखता है, ठीक है। और वैसे ये कैलकुलेशन में भी एग्जैक्ट नंबर आ पाना बिना कैलकुलेटर के इट इज लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बना पाओगे ना तुम लोग। तो अप्रोक्सीमेशन में आप ये कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो तो यहीं पर एक काम करते हैं, आज हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे की क्वेश्चंस। कुछ डाउट है किसी को पूछ लो, अदरवाइज एंड करते हैं। ये छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक आध इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, शायद अगली क्लास में उसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, और ज्यादातर क्वेश्चन उस पे बेस्ड आते हैं, एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड। ठीक है, चलो एंड करते हैं।